नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कैसे एप्लीकेबल फॉर्म में होती है, और वहाँ से फिर हमें एक आइडिया मिलता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कैसी बनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब डेमोक्रेसी को एप्लीकेशन फॉर्म में लाने की ज़रूरत आई, तब रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एक बेस्ट सॉल्यूशन था। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को अप्लाई करने के लिए दो टाइप के सिस्टम्स तैयार हो गए। एक हो गई प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक हो गई पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब हम स्टडी करते हैं और जब रेफरेंस के लिए हम कंपेयर करते हैं, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम यूएसए से रेफर लेते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए हम ब्रिटेन से रेफरेंस लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, वो पहले समझ लेते हैं, फिर वो कैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग है वो समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के क्या बेनिफिट्स हैं एंड देन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद फिर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लागू की गई, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं लागू की गई, ये फिर आखिरी का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। एक पॉइंट यहाँ पे आपको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी डेमोक्रेसी को अप्लाई करने की बात आई तो तीन ऑर्गन्स के फॉर्मेशन हुए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड एट द सेम टाइम एक कंसेप्ट का जन्म हुआ, वो था सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी में क्या था कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड जुडिशरी ऑर्गन ये कंप्लीटली सेपरेटेड होने चाहिए। सेपरेटेड इन द सेंस कि जो भी पर्सन लेजिस्लेटिव में काम कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव में काम नहीं कर सकता, वो जुडिशरी में काम नहीं कर सकता। जो वर्किंग मैंडेट्स लेजिस्लेटिव्स के हैं वो एग्जीक्यूटिव कैरी नहीं कर सकता, जुडिशरी नहीं कैरी कर सकता, एंड सेम एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गन्स। तो इसे हम सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी कहते हैं। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पे बेस्ड है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ी सी डाइल्यूटेड सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पे काम करती है। इन दोनों के अपने अपने कुछ फ़ायदे नुकसान है, वो हम आगे देखेंगे ही। तो सबसे पहला फीचर है, एग्जीक्यूटिव जो है वो नॉमिनल भी होता है और एक रियल भी होता है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में क्वीन एंड इंडिया में प्रेसिडेंट, ये आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए। ये सेरेमोनियल पोस्ट हो गई, नाम है उनका टॉप पे, लेकिन काम और पावर्स उनको ज़्यादा दिए नहीं है। तो ये हो गए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। एक होते हैं फिर रियल एग्जीक्यूटिव्स। रियल एग्जीक्यूटिव्स ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो होती है। ये एक्चुअली पावर एंजॉय करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की। सेकेंड फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल्स। पर्टिकुलर नेशन में जब डेमोक्रेसी होती है तो ऑब्वियस है पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और फिर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद फिर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे। तो जो लोअर हाउस है, जैसे इंडिया में लोकसभा है, तो लोकसभा के इलेक्शंस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगे, अपने अपने मेंबर जो इलेक्ट होकर लोकसभा में आएंगे, तो तब जाके फिर देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं। तो एक ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा अगर पर्टिकुलर पार्टी ने जीत ली है तो वो पार्टी डायरेक्टली सरकार बनाती है। उसमें एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बाद में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, वो हो गया एग्जीक्यूटिव। अगर नंबर ऑफ पार्टीज़ में से कोई भी सिंगल पार्टी 50% का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं करती, 50% से ज़्यादा उनके सीट्स नहीं आते हैं, तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, 2-3 पार्टी एक साथ बनती है। वो जाके फिर कंसेंसस बेसिस पे अपना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं और फिर वो सरकार चलाते हैं। ठीक है। तो जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो अभी तो फिलहाल 14 से लेके अभी तक तो सिंगल पार्टी एक 50% से ज़्यादा सीट्स तो जीत रही है। तो फिर जैसे बीजेपी है तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है और उन्हीं के काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है। लेकिन उसके पहले जो था तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी, तो उसमें 2-4 पार्टी एक साथ आके फिर अपनी गवर्नमेंट चलाती थी। तो ये सेकेंड फीचर हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि मेजॉरिटी पार्टी रूल्स। ठीक है।
देन थर्ड इम्पॉर्टेंट जो फीचर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस के लिए, जो इंडिया में लोकसभा है। तो यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ जाती है कि लोकसभा के पास पावर है नो कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए एग्जीक्यूटिव्स को निकाल बाहर करना। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फीचर आता है पॉलिटिकल होमोजीनिटी। यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स मोस्टली तो जिस पार्टी से होते हैं वही पार्टी लोअर हाउस में मेजॉरिटी भी रहती है, तो इसलिए जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है एग्जीक्यूटिव्स का और लेजिस्लेटिव का वो मैच होता है, इसलिए जो प्रोसेस चलनी है लॉ मेकिंग वगैरह जो है वो सीमलेसली होते हैं। यहाँ पे दिक्कतें आती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अगर सपोज यूएसए की आप बात करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट पर्टिकुलर पार्टी का है लेकिन लोअर हाउस में जो मेजॉरिटी है वो दूसरी पार्टी की है। तो बहुत बार प्रेसिडेंट को जो लॉज लागू करने हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बहुत बार लेजिस्लेटिव उसके लिए एग्री नहीं होता है। और वाइस वर्सा भी होता है कि लेजिस्लेटिव जो है मेजॉरिटी पार्टी जो है उन्हें जो लॉ बनाने हैं वो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आते, इसलिए प्रेसिडेंट उसे लागू नहीं करता है। तो वहाँ पे बहुत बार टसल होता रहता है दोनों के बीच में। देन नेक्स्ट फीचर आता है डबल मेंबरशिप। ऑब्वियस है, अगर लोअर हाउस में जो बंदा इलेक्ट होके आ रहा है और फिर वो पर्टिकुलर मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करता है और वही सरकार बनाती है, तो वो एट द सेम टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बन सकता है एंड लेजिस्लेटिव मेंबर तो है ही। तो जैसे कि आज अगर हम बीजेपी पार्टी का रेफरेंस लेते हैं तो बीजेपी पार्टी मेजॉरिटी रूल में, तो उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो लोकसभा के मेंबर्स हैं और उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एज ए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर भी है। तो एट द सेम टाइम उनकी डबल मेंबरशिप हो जाती है, वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये फीचर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो तो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है। देन प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं, वो लेजिस्लेटिव से लिए नहीं होते हैं। तो वहाँ पे ड्यूअल मेंबरशिप नहीं होती, सिर्फ सिंगल मेंबरशिप होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट फीचर आता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है, क्योंकि जो भी पार्टी मेजॉरिटी लाती है लोअर हाउस में उनका जो लीडर होता है मोस्टली वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और फिर वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिलेक्ट भी करता है। तो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उनका होता है पूरे देश को मैनेज करने का। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके पास वो सब पावर्स होती है। तो नेक्स्ट फीचर पे आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व होता है हर पर्टिकुलर टर्म में, जैसे इंडिया में 5 साल में डिसॉल्व होता है। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वहाँ से लेके 5 साल तक जो पर्टिकुलर सरकार है जो एग्जीक्यूटिव के काम कर रही है उन्हें फिर 5 साल का टर्म मिल जाता है और उसके बाद फिर नया इलेक्शन होता है। तो ये हर 5 साल में तो नेचुरल डिसोल्यूशन तो होना ही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है देन ऑल्सो लोकसभा ये डिसॉल्व हो जाती है और फिर री इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि हम जस्ट महाराष्ट्र का कंपैरिजन लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी जो पार्टी है ये 3 पार्टीज़ का कोलिशन है, लेकिन जब इलेक्शन हुए थे तो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रही थी। तो एक टाइम आया था कि ऐसा लग रहा था कि अभी री इलेक्शंस होंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 3 पार्टीज एक साथ आई और उन्होंने खुद की एक सरकार बनाई और वो अभी तक चला रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोअर हाउस है ये एक तो फिक्स टर्म में डिसॉल्व होना ही है ऑटोमेटिकली, इसे कोई रोक नहीं सकता, और इन बिटवीन भी डिसॉल्व हो सकता है अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी लॉस करती है। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर पार्टी नई सरकार नहीं बना पा रही है
देन प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व कर देता है। सेम फीचर अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं यूएसए में, तो प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर पाता। वहाँ पे जो इलेक्शंस है वो लेजिस्लेटिव के वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते रहते हैं, प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये कुछ फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के। एट द सेम टाइम हमने उसके कंपेरेटिव में कहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग से बिहेव करती है वो भी हमने समझ लिया है यहाँ तक। आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ा क्लियरिटी आ चुका होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है। देन हम जाते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरिट है हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जो मैंने ऑलरेडी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी सिमिलर पार्टी से है और जो लेजिस्लेटिव में मेजॉरिटी कैरी कर रहे हैं वो भी एक ही पार्टी है। तो होता क्या है कि जो आइडियोलॉजिकल बेस होता है वो मैच होता है और इसलिए बहुत बार इनमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है या फिर एग्जीक्यूटिव्स को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव की ज़रूरत हो रही है तो वो बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाता है। सेम हार्मोनी हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं देखने को मिलती है। वहाँ पे अगर अलग अलग पार्टी आ जाती है तो टसल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उनके टाइम पे भी प्रॉब्लम्स हुए थे एंड एट द सेम टाइम अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तो उस वक्त भी वो सेम प्रॉब्लम्स फेस हुए थे कि प्रेसिडेंशियल जो है वो अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं और लेजिस्लेटिव में जो मेजॉरिटी है वो अलग पार्टी की मेजॉरिटी है। सेकेंड मेरिट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो सरकार चला रहे हैं उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द लोकसभा। लोकसभा उन्हें क्वेश्चंस कर सकती है। लोकसभा अगर अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कर ले तो सरकार अगर पसंद नहीं है, उनके काम नहीं पसंद है तो उनको डिसॉल्व भी कर सकती है। इतनी पावर लोकसभा के पास आ जाती है। तो उसके वजह से थोड़ा सा कहीं पे चेक एंड बैलेंस होता है एग्जीक्यूटिव्स के एक्शंस पे। देन नेक्स्ट मेरिट होता है कि प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स है ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हम कहते हैं ये लोकसभा के मेंबर्स ही हैं, तो इनको इलेक्ट होके आना होता है एंड देन वो एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं। तो बहुत बार प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि उनके जो पहचान वाले हैं, जो उनके आइडियोलॉजी को मैच करने वाले हो जाए या फिर जो उनके साथ थे पहले, उनको कहीं पे अपने साथ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं। तो एक तरीका का डेस्पोटिज्म देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो नहीं होता है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पहले तो इलेक्ट होके आना होता है, जो इटसेल्फ बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट का प्रोविज़न हो जाता है। जस्ट एक एग्जांपल लीजिए कि अगर 3 पार्टीज़ है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे कि अभी 3 पार्टीज़ हैं, शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस। इन तीनों ने मिलके अभी सरकार चला रहे हैं। तो ये तो चल रही है सरकार। सपोज इन केस तीनों में से एक पार्टी ने अपना जो सपोर्ट है वो निकाल दिया तो ये सरकार गिर जाएगी। जो बचा हुआ टर्म है वो बचे हुए टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि वापस से कोई रीग्रुप तैयार हो और वो सरकार चलाए। मोस्टली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में अल्टरनेट गवर्नमेंट तुरंत मिल जाती है और नहीं मिली तो डिसोल्यूशन होता है, री-इलेक्शन हो जाता है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं मिलता है देखने के लिए। एंड देन नेक्स्ट मेरिट होता है कि वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये खुद इलेक्ट होके आए हैं तो उन्हें एक सफिशिएंट नंबर्स ऑफ पीपल्स ने उन्हें रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा है और वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वाइड रिप्रेजेंटेशन आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वैसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर वहाँ का कोई अगर सपोज फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो डायरेक्टली अपॉइंटेड है, उसे कोई लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है कि हाँ ये एक बंदा हमारा होना चाहिए सिस्टम में, तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर लिया है। तो इस तरीके से एक वाइड रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला जो डीमेरिट है और जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट।
सपोज लोअर हाउस में जो इलेक्शन होते हैं, अगर सपोज एक पार्टी ने 50% का क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो 5 साल का टर्म तो निकाल लेगी आराम से। लेकिन अगर कोई भी पार्टी 50% ऑफ मेंबर्स उनके इलेक्ट नहीं हुए हैं और फिर वो एक दो पार्टीज मिला के सरकार बना रही है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है इंडिया में भी कि सपोर्ट निकालने की वजह से सरकार गिर जाती है, वापस कोई तो 2-3 पार्टी मिलके सरकार बनाती है। तो ऐसा होता है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स तो 2-3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। तो ये जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है ये फिर नेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और जो हमें देखने को भी मिला था 1990 से लेके 2000 का जो बीच का पार्ट था, तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे उस वक्त, ठीक है। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को ज़्यादा मिलती है। के कंपैरिजन में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर देखते हैं तो वहाँ पे 4 साल का, जैसे अभी यूएसए का टर्म होता है प्रेसिडेंशियल का, तो वो 4 साल वहाँ पे रहता है अनटिल एंड अनलेस इम्पीचमेंट ना हो, मतलब उन्हें निकाल ना दिया जाए। और निकालने के लिए बहुत ही टीडियस प्रोसेस होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को निकालना इतना इजी नहीं हो जाता। इसलिए सरकार जो है वो स्टेबल रहती है। तो उसके रीज़न की वजह से थोड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम ये अनस्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट जो डीमेरिट है वो होता है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सपोज पर्टिकुलर पार्टी सरकार चला रही थी, 5 साल के बाद दूसरी पार्टी सरकार चला रही है, तो दोनों की आइडियोलॉजीज़ में चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से पॉलिसीज़ डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं। फिर इकोनॉमिक हो जाए, सोशल हो जाए, ये सब पॉलिसीज़ चेंज होना चालू हो जाती हैं। हमने इंडिया में भी देखा है कि 2014 के बाद बहुत से जो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ थी वो डायरेक्टली चेंज हो गई। अगर हर 5 साल के बाद अलग अलग सरकारें बन रही है तो पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती नहीं है, और कोई भी अगर पॉलिसी है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर उसे अप्लाई किया जाए तब जाके वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और उसके वजह से बहुत शॉर्ट टर्म गोल लेके जो भी पर्टिकुलर पार्टी वो काम करती है, क्योंकि लोगों को तो दिखाना है 5 साल में कि हमने काम किया है। शॉर्ट टर्म गोल्स किए जाते हैं सो दैट वो 5 साल के अंदर में कुछ तो दिख जाए। लॉन्ग टर्म गोल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी हो जाता है पर्टिकुलर लीडर में, ठीक है। तो वो एक इशू आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उसी के अगर हम कंपैरिजन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखते हैं तो क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट अलग पार्टी से बिलोंग करता है, लेजिस्लेटिव का अपना अलग चल रहा होता है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है पॉलिसीज़ की। और वहाँ पे जैसे कि 2 टर्म्स दिए गए हैं, तो अगर प्रेसिडेंट ने अच्छे काम किए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो भी वापस प्रेसिडेंट बन गए, तो उनको 8 इयर्स का स्पैन मिल जाता है जिसमें वो अपने पॉलिसीज़ को लागू कर सकते हैं। और अगर सपोज़ डेमोक्रेट्स का अगर प्रेसिडेंट है और उसके बाद डेमोक्रेट्स की ही मेजॉरिटी आ रही है लोअर हाउसेस में, देन वो पॉलिसी और ज़्यादा कंटिन्यू हो जाती है। तो ये एक पॉइंट आ जाता है डीमेरिट में। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट्स, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी 50% मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स उनके आ जाते हैं, तो वो जब सरकार बनाती है तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ये डायरेक्टली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उन्हें लोअर हाउस निकाल ही नहीं सकती। लोअर हाउस कब निकाल सकती थी कि अगर मेंबर्स 50% से ज़्यादा उन्हें पसंद ना करे, वो सरकार को पसंद ना करे। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा अगर पर्टिकुलर पार्टी के ही मेंबर्स हैं, तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लागू भी किया तो पास भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो पार्टीज है उनके टोटल भी मिलाए तो वो 50% नहीं होने वाले। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैबिनेट है वो बहुत ही ज़्यादा बिंदास हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें कोई निकाल नहीं सकता है अभी के 5 साल के लिए, तो एक एटीट्यूड बन जाता है कि हम जो भी काम करेंगे वो सही कर रहे हैं, तो उसे चेक एंड बैलेंस नहीं मिलता है। और एक तरीके से फिर हम वो स्ट्रॉन्ग डेस्पोटिज्म वाला जो वर्क हो जाता है वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसलिए कहा भी जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम तब ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है जब एक स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि उस वक्त
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से रहती है एग्जीक्यूटिव्स की, उन्हें लोअर हाउस का कंसर्न रखना होता है एंड एट द सेम टाइम उन्हें सफिशिएंट लेवल पे पावर्स भी मिलती है काम करने के लिए। देन नेक्स्ट डीमेरिट है कि अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, जो लॉ बना रहा है वही लागू कर रहा है, तो ये कहीं तो सेपरेशन ऑफ पावर में थोड़ा सा इशू आ जाता है। और जो थ्योरी बनी थी सेपरेशन ऑफ पावर की वो यही थी कि जो लॉ बना रहा है वो उसे लागू ना करे, ठीक है, या फिर जो लागू करने वाला एग्जीक्यूटिव वो लॉ ना बनाए। एट द सेम टाइम जो लॉ बना रहा है वही उसे जज ना करे, ऐसी कंसेप्ट थी सेपरेशन ऑफ पावर की। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं और 50% से ज़्यादा अगर उनके नंबर्स आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव्स को जो लॉ बनाने हैं वो डायरेक्टली लेजिस्लेटिव से बना लेते हैं, तो यहाँ पे फिर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, तो ये एक डीमेरिट आ जाता है। जो लास्ट डीमेरिट है वो है कि जो सरकार बनती है और जो सरकार में लोग होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड में। कि अगर सपोज़ कोई बंदा फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल कर रहा है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पहले कभी आरबीआई का गवर्नर हो या फिर वो पहले कभी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड हो जाए, ऐसा कोई बंदा नहीं होता है। तो सिमिलरली डिफेंस का हो गया, होम मिनिस्ट्री का हो गया, तो थोड़ा इनएफिशिएंसी देखने को मिल जाता है जो प्रेसिडेंशियल में नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल में जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को चूज़ कर सकता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, तो उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशिएंसी है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा अच्छे दिखने को मिलती है कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है। सो ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को लागू किया। तो सबसे पहला था कि हम फैमिलियर थे उस सिस्टम से, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं कहीं तो 1890s से तो रिप्रेजेंटेशन होना स्टार्ट हो चुका था, और 1935 के जो एक्ट है उस टाइम पे तो एक वाइड रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, तो एक प्रॉपर सिस्टम लागू हो चुकी थी इंडिया में। और जो भी उस वक्त जो लीडर्स थे और जो भी मेंबर्स थे वो फैमिलियर थे वो पूरे सिस्टम से, तो कोई नया ट्राई करने से अच्छा है कि जो सिस्टम ऑलरेडी लागू है उसी को कंटिन्यू रखें। एक पॉइंट था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सेकेंड जो पॉइंट था, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि अगर हमें कोई न्यू बॉर्न नेशन को लॉन्ग टर्म टिका के रखना है, एट द सेम टाइम पार्टीशन जैसा इशू हुआ हो, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहे एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहे। उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया कि ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है कि वो स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल डिग्रीज पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तब अंबेडकर जी ने कहा था कि इंडिया भी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, रैदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि अगर हम स्टेबिलिटी देखने जाए और कोई लीडर आ जाए और बाद में वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दे, तो इसलिए फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को चूज़ किया गया इंडिया में। जो तीसरा पॉइंट था वो था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स में टसल ना हो। इससे क्या हो सकता था कि अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर लीडर है वो पर्टिकुलर पार्टी से ही इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बन रहा है और लेजिस्लेटिव्स अलग पार्टीज़ के हैं, तो इन दोनों में अगर ज़्यादा टसल हो गया तो सिस्टम पूरी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एक बेटर ऑप्शन है इंडियन सोसाइटी के लिए। एंड देन लास्ट था इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ। इंडियन सोसाइटी इतनी डाइवर्स थी कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर बंदे को पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए नहीं रख सकते थे एज ए प्रेसिडेंट। तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या था, अगर पार्टी को मेजॉरिटी रूल लाना है तो उसे ऑल ओवर द इंडिया अपने लोगों को इलेक्ट करवाना होगा। तो हर जगह जाके हर एरियाज़ में हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उन्हें अपना होल्ड क्रिएट करना होगा, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वो समझनी होगी और वहीं से बंदा आना चाहिए। तो क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे देश से आएगा
और फिर पार्टी को कि हम हाईली रिप्रेजेंटेटिव है ये दिखाने के लिए उनको हर एरियाज़ के लोग, हर इथनिसिटी के लोगों को काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में भी रखना होगा। ये ज़्यादा बेटर था इंडिया पर्सपेक्टिव, इसलिए फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को हमने यूज़ किया। अभी जो लास्ट टॉपिक है, माना कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी यूज़ की है जो ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम से मैच करती है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाते हैं। तो इंडिया में थोड़ा स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखने के लिए एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी से रहे, तो इंडिया में कुछ चेंजेस लाए गए ब्रिटेन के सिस्टम से अलग। सबसे पहला तो हमने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रखी। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड रहेगा, मतलब प्रेसिडेंट। तो देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी बिलोंग करे और कोई भी इथनिसिटी से बिलोंग करे, कोई रिलीजन से बिलोंग करे, कास्ट से बिलोंग करे, वो बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। ब्रिटेन में वैसा नहीं था। ब्रिटेन में एक पर्टिकुलर फैमिली थी और वही फैमिली का बंदा किंग या क्वीन बनेगा, तो ये नहीं चाहिए था इंडिया में। सेकेंड जो पॉइंट था, ब्रिटेन पार्लियामेंट ये सोवरेन है। मैंने ऑलरेडी सोवरेनिटी की पूरी कंसेप्ट मेरे पहले वीडियो में बताई है, जिसमें इंटरनली सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये इंटरनली सुप्रीम है ब्रिटेन में, वो कुछ भी कर सकती है, मतलब सब सिस्टम उसके अंडर आते हैं। इंडिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कर दिया, ऐसा हो सकता है कि उसके वजह से एग्जीक्यूटिव सुप्रीम हो जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के ही मतलब लोकसभा के ही मेंबर्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना दिया। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा भी मेंबर्स अपना इलेक्ट करवा ले और फिर मन चाहे सरकार चलाए, लेकिन उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट दे देता है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको क्रॉस करने गए तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगी। तो एक कहीं पे स्टेबिलिटी जो था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखते हैं। इसलिए नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है या फिर राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर रहे। ये एक डिफरेंस आ जाता है इंडियन एंड ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट, ब्रिटेन में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इंडिया में एक एक्सेप्शन दिया है कि अगर किसी बंदे को मिनिस्ट्रीज में लेना है तो उसे ले लिया जाता है एज ए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में, लेकिन विद इन 6 मंथ में उसे दोनों में से कोई हाउस में इलेक्ट होके आना होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में डिफरेंस है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। देन वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज्ड इन इंडियन कंटेक्स्ट, तो आपको वो पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है ये आपको पता होने चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बेनिफिट्स डिमेरिट्स क्या क्या है ये पता होने चाहिए। एंड एट द लास्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन में क्या डिफरेंसेस है और उसके इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या फ़ायदे हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यू सीरीज़ होने वाली है। एट द सेम टाइम मैंने इंडियाज़ एंड इट्स इंटरनल सिक्योरिटी सीरीज़ भी स्टार्ट की है, तो आप वो भी आपके स्टडीज़ के लिए रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।